Hello everyone, myself Sudhanshu Ranjan and I am going to discuss the paper solution of part test 7 of physics. Let's go for question number 1. Wave front means, सभी को मालूम है wave front का मतलब क्या होता है. It is the locus of all the points which oscillate in same phase. या फिर मैं बोल सकता हूँ it is the locus of all the points which are having same phase. So according to this definition आपको clearly दिख रहा है कि ऑप्शन A is correct. So question number 1 का ऑप्शन A क्या है, करेक्ट है. Let's go for question number 2. Two light sources are said to be coherent if they are obtained from. सबसे पहली बात है कोहेरेंट सोर्स तभी हो सकते हैं जब दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी. और कभी भी दो डिफरेंट सोर्सेस आप ले रहे हो लाइट सोर्स, उन दो सोर्स से निकलने वाले जो वेव्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी कभी भी सेम नहीं होगी. सो दो डिफरेंट सोर्स इवन दोनों आइडेंटिकल हैं, उसके बावजूद दोनों से निकलने वाले वेव की जो फ्रीक्वेंसी हो कभी भी सेम नहीं होगी. सो दो डिफरेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं. सो कभी भी दो कोहेरेंट सोर्स को अगर हमें जनरेट करना है तो एक सिंगल पॉइंट सोर्स की जरूरत पड़ेगी. तो सिंगल पॉइंट सोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 9:1. दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी. क्वेश्चन नंबर 3 में I1 डिवाइडेड बाय I2 की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 9:1. सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ I1 इज इक्वल टू व्हाट, 9I2. और हमें यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा. मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, और हमें मालूम है मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर. √I1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं √9I2. √9I2 को अगर मैं बोलूं तो लिखा जा सकता है 3 प्लस √I2 को एज इट इज रख दे. यहाँ पर क्या है √9I2 जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस √I2 का होल स्क्वायर. ध्यान से देखिए √I2 कॉमन ले, ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर 3 + 1 4 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर. 4 का होल स्क्वायर इसका मतलब है 16 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4. सो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 4:1. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इन द इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी इज. जब ये इंटरफेरेंस होता है तो कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है. जहाँ पे डार्क ब्राइट, ये डार्क ब्राइट फ्रिंजेस जो बनते हैं ये एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन से बनते हैं. इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इंटरफेरेंस पैटर्न के वक्त जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है इन डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज. सो इंटरफेरेंस को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है. इंटरफेरेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ओवर द स्क्रीन. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट है. ओके, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत सिंपल है. इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.20 डिग्री फॉर द सोडियम लाइट. In order to increase the angular width of the fringes by 10%, the necessary change in the wavelength is. सबसे पहली बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि fringe width क्या होता है. Fringe width can be written as lambda d divided by d. Since d, कैपिटल D और स्मॉल d के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, हमें ये बोला गया फ्रिंज विड्थ को अगर 10% बढ़ाना है तो बताओ लैम्डा में कितने परसेंट का चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. इसका मतलब है b में 10% इंक्रीज करना है तो लैम्डा को भी 10% इंक्रीज करना पड़ेगा. और लैम्डा जो क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज व्हाट, 5890 एंगस्ट्रॉम. इसका मतलब है इस लैम्डा का 10% हमें पता करना है. तो लैम्डा का 10% ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा, 589 एंगस्ट्रॉम. मतलब अगर फ्रिंज विड्थ हमें 10% बढ़ाना है तो लैम्डा को 589 एंगस्ट्रॉम से इंक्रीज करना पड़ेगा. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट है. Let's go for question number 6. In Young's double slit experiment, the distance between the slit is 1 millimeter and that between slit and screen is 1 meter and 10th bright fringe is 5 millimeter away from the central bright fringe, then wavelength of the light used will be. जो क्वेश्चन में दिया गया है डेटा उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा लिख ले. D is equal to 1 millimeter, कैपिटल D is equal to 1 meter given. ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन दिया गया है, 10th ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन दिया गया है.
दैट इज 5 मिलीमीटर। आपसे लैम्डा पूछा गया है कि लैम्डा कितना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो y होती है, y की वैल्यू लिखी जाती है d डिवाइडेड बाई डी, कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इनटू पाथ डिफरेंस। यहाँ पर 10th ब्राइट फ्रिंज की बात की जा रही है, तो जो पाथ डिफरेंस फॉर द 10th ब्राइट फ्रिंज होगा वो 10 लैम्डा होगा। तो यहाँ पर लिख लें y ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इनटू व्हाट 10 लैम्डा। हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा कैन बी रिटन एज y इनटू व्हाट स्मॉल d डिवाइडेड बाई 10d। y गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। स्मॉल d 1 मिलीमीटर है, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू d हमारा 1 है। आप कैलकुलेट करें, दिस इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, इसका मतलब ये हो गया हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम। आप कैलकुलेट करके देख लें। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड टू बी फॉर्म्ड इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर is used. If the wavelength of the light is changed to 400 nanometer, number of fringes observed in the same segment of the screen is given by. segment की बात की जा रही है, इसका मतलब है y की बात की जा रही है। तो same segment मतलब y हमारी same होनी चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो number of fringes होते हैं, number of fringes is equal to what? width of the segment divided by what? fringe width। अगर ध्यान से देखें, so number of fringes can be written as y divided by लैम्डा d डिवाइडेड बाई d। अब ध्यान से देखिए y कांस्टेंट है, कैपिटल D और स्मॉल d के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ n2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। सो n2 नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इनटू n1। लैम्डा 1 क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल इनटू व्हाट? नंबर ऑफ फ्रिंजेस पहले कितना? 12 था, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से 3 टाइम में ये कैंसिल। सो कितना फ्रिंजेस हो जाएंगे? दैट इज 18 नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी देयर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट है। इन क्वेश्चन नंबर 8, अ स्लिट ऑफ विड्थ a is illuminated by white light. For red light, lambda is equal to 6500 angstrom. The first minima is obtained at theta is equal to 30 degree. Then the value of a will be. आपसे यहाँ पर स्लिट विड्थ के बारे में पूछा गया है, तो हमें मालूम है जहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनता है वहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। ए कैन बी रिटन एज लैम्डा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। लैम्डा आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, लैम्डा कितना दे दिया गया? 6500 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है 0.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री कितना? हाफ। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। इसका मतलब है 1.3 माइक्रोन्स लिखा जा सकता है। दिस वुड बी द आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 9. Unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through 3 polarizers such that the transmission axis of the first and second polarizer makes an angle of 30 degree with each other and the transmission axis of the last polarizer is crossed with that of the first. The intensity of final emerging light will be. हमारे पास जो unpolarized light है उसकी इंटेंसिटी दे दी गई है, that is 32 watt per meter square. जब इसे किसी पोलराइजर से पास किया जाएगा, जिसे मैं यहाँ पर P1 बोल रहा हूँ, जब किसी अनपोलराइज लाइट को किसी पोलराइजर से पास किया जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, दैट इज 16 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद एक और पोलराइजर यहाँ पर यूज किया गया है जो पहले पोलराइजर के पास एक्सिस से दूसरे पोलराइजर के पास एक्सिस के बीच का एंगल 30 डिग्री है, जिसे मैं यहाँ पर P2 बोल रहा हूँ। और एक थर्ड पोलराइजर इस्तेमाल किया गया है जो पहले वाले से क्रॉस की गई है, इसका मतलब है 90 डिग्री एंगल पे रखा गया है। इसका मतलब है दूसरे पास एक्सिस का और तीसरे वाले पास एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। हमें बोला गया इस तीसरे वाले से पास होने वाले लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आफ्टर पोलराइज लाइट, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2। I नॉट मतलब
पोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी है उसकी बात की जा रही है। सो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 16 cos स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4। cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 4। सो ध्यान से देखें ये 16 से 16 कैंसिल, दैट इज 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए मटेरियल इज 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, द वेलोसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल इज इन मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में ये बोला गया एक मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पूरी तरीके से पोलराइज्ड है। आपसे बोला गया जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हमें पहले से मालूम है कि अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो गई है कंप्लीटली, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ब्रिस्टर एंगल कहते हैं। और हमें पहले से मालूम है म्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है tan थीटा बी अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर लॉ। थीटा आपको मालूम है तो यहाँ पर लिख लूँ मैं tan 60 डिग्री। इसका मतलब म्यू की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, √3। इसका मतलब इस मीडियम में जो लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो v इज इक्वल टू लिखा जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है 3 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज √3 एंड दिस कैन बी रिटन एज √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, a lift is tied with thick iron wire and its mass is 314 kg. What should be the minimum diameter of wire if the maximum acceleration of the lift is 1.2 meter per second square and the maximum safe stress of the wire is 1.1 into 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट से एक थिक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है ऐसे, जिसका मास मेंशन है दैट इज 314 kg। इस लिफ्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सेलरेट करेंगे तभी मैक्सिमम फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस की बात की जा रही है। टॉप पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, तो टॉप पॉइंट का जो फोर्स हम लिखेंगे दैट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, mg + a। और हमें यहाँ पर मालूम है m इसका कितना है 314, g कितना 9.8 प्लस व्हाट 1.2। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 314 इंटू व्हाट 11 न्यूटन। अब मिनिमम डायमीटर की बात की जा रही है एट मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, एरिया कैन बी रिटन एज फोर्स पर यूनिट स्ट्रेस, और एरिया को लिखा जा सकता है πd² डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय सिग्मा। हमें d निकालना है, सो d² कैन बी रिटन एज 4f डिवाइडेड बाय पाई सिग्मा। 4 इंटू f हमें पता चल गया दैट इज 314 इंटू व्हाट 11 डिवाइडेड बाय व्हाट पाई इंटू सिग्मा। जो मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है दैट इज 1.1 इंटू 10⁷। अब थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करें, अगर ध्यान से देखें ये 3.14 है और ये 314 है, सो इससे अगर कैंसिल करेंगे दिस इज 100 टाइम्स। यहाँ पर 1.1 है और यहाँ पर अगर मैं 10 इधर लेकर आ जाऊँ तो ये 10⁶ बचेगा और ये 11 हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ 4 इंटू 11 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई व्हाट, यहाँ पर लिखा जा सकता है 11 इंटू 10⁶। 11 से 11 ये कैंसिल, 10⁻² से 10⁴ टाइम में ये कैंसिल, ये ऊपर की ओर चली जाएगी। तो d² कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10⁻⁻4। सो d कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻⁻2। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 2 सेंटीमीटर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला यूनिफॉर्म, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अ यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन इफ ईच साइड इज डिक्रीज्ड बाय 1% देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज। अगर हर साइड 1% डिक्रीज किया गया है, इसका मतलब है क्वेश्चन में दे दिया गया है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू 1%, जिसको मैं पर यूनिट में लिख सकता हूँ 0.01। अब बोला जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल्टा V डिवाइडेड बाई V कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है क्यूब के बारे में अगर डिस्कस करें तो V इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू L⁻3। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू व्हाट 3 इंटू डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। और यहाँ पर डेल्टा L डिवाइडेड बाई L हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कितना होगा, दैट इज 0.01 एंड दिस कैन बी रिटन एज 0.03।
सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैन बी इक्वल टू 0.03। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। In question number 13, the upper end of a wire of radius 4 mm and length of 100 cm is clamped and its other end is twisted through an angle of 30 degree, then angle of shear। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लिया जाए हमारे पास एक वायर है जिसका अपर एंड क्लैम्प कर लिया गया है और लोअर एंड को ट्विस्ट किया गया है कितने एंगल से, 30 डिग्री एंगल से। तो मान लिया जाए इसका जो लोअर पोर्शन है उसे मैंने यहाँ पर शो कर दिया। यहाँ से ये वाली जो पॉइंट है इसे ट्विस्ट करने के बाद, घुमाने के बाद कितना एंगल कवर कर रही है, 30 डिग्री। तो मान लिया जाए इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक हमने शिफ्ट किया या ट्विस्ट किया, तो ये जो एंगल बन रही है ये एंगल किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये जो आर्क लेंथ होगी, ये आर्क लेंथ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x, और ये x जो होगी x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, r थीटा। मतलब ये वाली ध्यान से देखेंगे, ये वाली लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली जो लेंथ है वो x है, और ये टोटल इसकी जो लेंथ है ये मैं लिख लूँ यहाँ पर l। सो ये एंगल आपसे पूछा गया और इस एंगल को हम लोग शेयर एंगल कह सकते हैं। तो शेयर एंगल दैट इज फाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाई l, और x हमें मालूम है यहाँ पर r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई l। क्वेश्चन में r की वैल्यू दे दी गई है, r की वैल्यू कितनी दे दी गई, 4 मिलीमीटर। सो मैं यहाँ पर लिख लूँ 4 इंटू 10⁻³ एंगल 30 डिग्री दे दिया गया है, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई लेंथ जो दिया गया है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 1 मीटर। सो मैं यहाँ पर लिख लूँ 4 इंटू 30 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज 0.12 डिग्री। सो अकॉर्डिंगली विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ एल, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन दिस वायर बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू। एक्सटेंशन का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होना चाहिए, डेल्टा एल कैन बी रिटन एज एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए वाई। अब यहाँ पर बोला गया है कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम की बात की गई है, तो L को ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ FL स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू एल। A इंटू एल इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू वाई। सिंस F कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा L कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मास ऑफ 0.5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए वायर, देन लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बाय 3 मिलीमीटर, देन फाइंड आउट द वर्क डन। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, दैट इज हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज हाफ। ध्यान से देखें, 0.5 kg अगर सस्पेंड कर रही है मतलब उसकी वजह से जो वेट होगा, वेट मतलब फोर्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू जी मतलब 9.8, और जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल बोला गया 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ अच्छा मैं इसे 10 करके सॉल्व कर लूँ, आंसर मैच कर जाएगा। ध्यान से देखें, 10 इंटू 0.5 दैट इज 5, 5 इंटू 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, 7.5 इंटू 10⁻³ सो ऑलमोस्ट जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, 7.3 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 16. The height of barometer filled with a liquid of density 3.4 gram per centimeter cube under normal condition is approximately equal to। आपसे बोला गया जो बैरोमीटर में लिक्विड का जो हाइट होगा वो कितना होगा, डेंसिटी दे दी गई है लिक्विड की। आपको मालूम है जो बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड, हमें हाइट ऑफ द लिक्विड पता करना है। सो P0 डिवाइडेड बाई रो ऑफ द लिक्विड इंटू व्हाट, जी। P0 हमें मालूम है 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई रो ऑफ द लिक्विड दैट इज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे अगर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया जाए सो मैं लिख सकता हूँ 3.4 इंटू 10⁻³ इंटू जी हमारा कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 ले लें। आप कैलकुलेट करो 10⁻³ ये कितना हो जाएगा हमारा 10⁻²। 9.8 को अप्रॉक्सीमेटली कट कर रहा हूं मैं 10 से, सो 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 10.1, अप्रॉक्सीमेटली 10.1 डिवाइडेड बाय व्हाट 3.4। आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का
ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17. इन क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज मेंशन, अ वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन glycerin relative density 1.2 in both the arms. A 12 centimeter water column is added to one of the limbs, then the level difference between the two free surfaces in the two limbs will be. क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमारे पास एक यूट्यूब है, ये हमारे पास एक यूट्यूब है, ये यहाँ पर पहले से ग्लिसरीन रखा गया है. ऑब्वियसली अगर ग्लिसरीन रखा गया था तो दोनों आर्म में जो लिक्विड का लेवल होगा वो सेम होगा. उसके बाद बोला गया इसमें वाटर पोर किया गया. वाटर जब पोर करेंगे तो ये जो लिक्विड लेवल है ये थोड़ी नीचे आएगी और ये लिक्विड लेवल थोड़ी ऊपर चली जाएगी. तो वाटर को पोर किया और मैंने बोला कि लिक्विड लेवल ये यहाँ से नीचे आ गए और यहाँ से यहाँ चली गई. तो अगर ध्यान से देखें तो मैं बोलूँ कि अगर ये वाली लेंथ अगर x मीटर नीचे चली गई है तो ये x मीटर ऊपर चली जाएगी. तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2x. और यहाँ पर जो वाटर कॉलम रखा गया है वो वाटर कॉलम कितने सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है. अब हमें पहले से मालूम है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा. मैं इस पॉइंट को A मान लूँ और इस पॉइंट को B मान लूँ. हमें पहले से मालूम है ऐसे दो पॉइंट जो सेम लेवल पे हो और वो दोनों पॉइंट सेम लिक्विड से कनेक्टेड हो तो उनका प्रेशर सेम होता है. तो अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर एट A कैन बी रिटन एज प्रेशर एट B. सो A पॉइंट का प्रेशर, यहाँ पर जो प्रेशर है वो P0 है, यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो हमारा कितना है P0 है. मैं बोल सकता हूँ A पॉइंट का जो प्रेशर होगा उसे लिखा जा सकता है P0 प्लस ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा वाटर है. सो मैं लिख सकता हूँ रो ऑफ द वाटर इंटू G इंटू हाइट ऑफ द वाटर एंड दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज द प्रेशर एट B, P0 प्लस रो ऑफ द ग्लिसरीन इंटू G इंटू 2x. P0 से P0 यहाँ पर कैंसिल. थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो G से G भी यहाँ पर कैंसिल. सो रो ऑफ द वाटर इंटू हाइट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ द ग्लिसरीन इंटू 2x. इसका मतलब है 2x कैन बी रिटन एज रो ऑफ द वाटर इंटू हाइट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाई रो ऑफ द ग्लिसरीन. रो ऑफ द वाटर 10 to the power 3 एंड रो ऑफ द ग्लिसरीन यहाँ पर 1.2 इंटू 10 to power 3. सो रो ऑफ द वाटर 10 to the power 3. ये हाइट ऑफ द वाटर को मैं सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रो ऑफ द ग्लिसरीन दैट इज 1.2 इंटू 10 to the power 3. 10 to the power 3 से 10 to the power 3 कैंसिल. सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है. क्वेश्चन में लेकिन पूछा गया था फ्री सरफेस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा. एक फ्री सरफेस ये है और एक फ्री सरफेस हमारा ये है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा. तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखें 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2x है. इसका मतलब है जो फ्री सरफेस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या लिखा जाएगा 12 माइनस 2x. सो 12 सेंटीमीटर माइनस 2x और 2x हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट 2 सेंटीमीटर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस. क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है. Let's go for question number 18. In hydraulic press, radii of connecting pipers R1 and R2 are in the ratio 1:2. In order to lift a heavy mass M on a larger piston, the small piston must be pressed through a minimum force F equal to. According to Pascal law, यहाँ का जो प्रेशर होगा और यहाँ का जो प्रेशर होगा सेम होगा. प्रेशर एट वन एंड इज इक्वल टू प्रेशर एट अनदर एंड और प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया. इस जगह के एरिया को मैं A1 बोल दूं तो फोर्स पर यूनिट A1 इज इक्वल टू इस जगह पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा होगा mg लग रहा होगा. फोर्स दैट इज mg डिवाइडेड बाय A2. मैं लिख सकता हूँ हमें ये फोर्स चाहिए. दिस फोर्स इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A1 डिवाइडेड बाय A2 इंटू व्हाट mg. A1 हमें मालूम है यहाँ पर एरिया जो है पाई आर ए स्क्वायर होगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट पाई R2 स्क्वायर इंटू mg. पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल. R1 बाई R2 का रेशियो दे दिया गया है. R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 1/2 दे दिया गया है. सो 1/2 का होल स्क्वायर अगर कर दूं मैं तो ये क्या लिखा जाएगा mg डिवाइडेड बाई 4. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग. ऑप्शन सी करेक्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं. अ मेटेलिक स्फीयर weighing 3 kg in air is held by a string so as to completely immersed in a liquid of relative density 0.8. The relative density of metallic sphere is 10. The tension in the string is.
लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी बोला गया, इसका मतलब है लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो लिखा जाएगा 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये लिख सकते हैं। और जो मेटेलिक एस्फेयर है उसकी डेंसिटी दे दी गई है, मेटेलिक एस्फेयर की जो डेंसिटी दे दी गई है 10, इसका मतलब 10 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आपसे बोला गया द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप होगा लिक्विड में इमर्स करने के बाद वो एपेरेंट वेट के बराबर होगा। सो हमें मालूम है टेंशन दैट इज द एपेरेंट वेट इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल वेट इनटू 1 माइनस रो ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ द स्फीयर। mg मास दे दिया गया है दैट इज 3 इंटू जी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 10 इंटू 1 माइनस रो ऑफ द लिक्विड दैट इज 0.8 इंटू 10⁻³ 0.8 इंटू 10⁻³ एंड रो ऑफ द स्फीयर दैट इज 10 इंटू 10⁻³। इससे ये कैंसिल, 10 माइनस 0.2, 10 माइनस 0.2 मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जी, 10 माइनस 0.8 दैट इज 9.2, 9.2 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, सो अप्रॉक्सीमेटली ये 27.6 न्यूटन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो एज सोन द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द लोअर ब्रांच विल बी। इस ब्रांच में आपसे पूछा गया जो लिक्विड का स्पीड होगा वो क्या होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो इन ऑफ द वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो आउट ऑफ द वाटर। सो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ फार्मूला A1 V1, इसे मैं एरिया 1 मान लूँ, इसे एरिया 2, एरिया 3। सो A1 V1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A2 V2 प्लस A3 V3। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ का जो एरिया है 0.12 मीटर स्क्वायर दैट इज 0.12, वेलोसिटी दे दी गई है दैट इज 3। A2 की बात करें, मैं इसको A2 मान लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.12 इंटू वेलोसिटी है 1.5 प्लस A3 की अगर मैं बात कर लूँ तो 0.18 इंटू V3, यहीं की वेलोसिटी है जिसे V हमने बोला। अब ध्यान से देखें, इसे लिखा जा सकता है 0.36, इसे लिखा जा सकता है 0.18 प्लस 0.18 इंटू V3 को मैं V बोल लूँ, 0.18 इधर आ जाएगा तो दैट इज 0.18, इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 21. A piece of solid weighs 120 gram in air, 80 gram in water and 60 gram in a liquid. Then the specific gravity of solid and that of liquid are respectively. यहाँ पर डायरेक्टली मैं बाइंड फोर्स के हेल्प से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। बाइंड फोर्स डिवाइडेड बाई mc। सिंस ध्यान से देखें 180 ग्राम एयर में है, 80 ग्राम वाटर में है, तो 80 ग्राम अगर वाटर में है तो बायंसी की वजह से एक फोर्स लगेगा जो बाइंड फोर्स होगा। बाइंड फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो 40 होगा, क्योंकि जो एपरेंट मास यहाँ पर शो कर रहा है दैट इज 80, तो बाइंड फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो कितना होगा 40। अच्छा, मैं 40 ग्राम को 40 के टर्म में यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, 40 ग्राम इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 40 मतलब ग्राम की जगह पर रखा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ध्यान से देखें mg जो एक्चुअल मास इंटू जी, एक्चुअल मास हमारा 120 है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 120 इंटू जी, जी से जी यहाँ पर कैंसिल तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/3। अच्छा, हमें पहले से मालूम है बाइंड फोर्स क्या होता है। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर में इमर्स किया गया था, इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी, डिवाइडेड बाय mg को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मटेरियल इनटू, अगर ये वाटर में इमर्स हुआ है तो जितना वाटर में इमर्स हुआ होगा, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतनी ही डिस्प्लेस कर रहा होगा। इसका मतलब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम। सो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ V से V ए कैंसिल, G से G ए कैंसिल, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय रो ऑफ द वाटर इज इक्वल टू व्हाट, 3। और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए था, तो सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू व्हाट, 3। सो हमें ये तो मिल गया। नेक्स्ट बोला गया जब इसे किसी लिक्विड में डुबाया गया तो उस समय 60 ग्राम आया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइंड फोर्स और mg का रेशियो ले ले। बाइंड फोर्स 60 ग्राम अगर एपरेंट मास है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइंड फोर्स लग रहा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो भी 60 होगा, तो 60g डिवाइडेड बाय व्हाट, 120g। फिर से देखिए तो ये 1/2। बाइंड फोर्स को फिर से लिखा जा सकता है रो ऑफ द लिक्विड, क्योंकि इस बार लिक्विड में इमर्स किया गया है, रो ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी डिवाइडेड बाय रो ऑफ द स्फीयर इनटू वॉल्यूम इनटू जी। वी जी से वी जी कैंसिल,
इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ रो ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू हाफ। लेकिन हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए लिक्विड की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए रो एल डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू चाहिए। मैं क्या करूँ, रो इसको अगर इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ध्यान से देखें, रो एल डिवाइडेड बाय रो एस इनटू, अगर मैं रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू, ध्यान से देखें अगर मैं बोलूं कि रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू कितनी है तो ये 3 है, और ये रो एल डिवाइडेड बाय रो एस कितने हैं 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। रो एस से रो एस यहाँ पर कैंसिल, तो मैं ये बोल सकता हूँ रो एल डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, that is 3 divided by 2. So यहाँ पर specific gravity of the liquid is 3/2, specific gravity of the solid is 3. So which option is correct? Question number 21 का option C correct है। Let's go for question number 22. The pressure of water in a water pipe when tap is opened and closed are 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square and 2.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square respectively. Find the velocity of water flowing from open tap. मतलब टैप को एक बार ओपन किया गया, एक बार क्लोज किया गया। जब ओपन करेंगे तो उसमें वाटर में एक वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी अगर बढ़ी तो प्रेशर घट जाएगी, लेकिन अगर क्लोज कर दिया गया तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, इसका मतलब उस जगह पे प्रेशर बढ़ जाएगी। तो एक ही पॉइंट पे हम बर्नौलिस इक्वेशन लगाएंगे, एक बार क्लोज कंडीशन में और एक बार ओपन कंडीशन में। जब क्लोज कंडीशन में लगाएंगे तो प्रेशर अंडर क्लोज कंडीशन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, क्लोज कर दिया तो वेलोसिटी हमारी 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी। रो जीएस का कॉन्सेप्ट एक ही पॉइंट पे लगा रहे हैं तो दोनों साइड हमारा रो जीएस कैंसल आउट हो जाएगा। सो प्रेशर अंडर क्लोज कंडीशन इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर अंडर ओपन कंडीशन प्लस जब ओपन कर दिया गया तो वेलोसिटी होगी दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर। लिख सकते हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पर सिंपली लिख लूँ हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर अंडर क्लोज कंडीशन माइनस प्रेशर अंडर ओपन कंडीशन। प्रेशर अंडर क्लोज कंडीशन कितना है 2.5 इंटू 10 to the power 5 एंड प्रेशर अंडर ओपन कंडीशन कितना है 2 है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंस अगर लिख लूँ तो डायरेक्ट 0.5 इंटू 10 to the power 5 लिखा जा सकता है। हमें वेलोसिटी पता करना है तो मैं यहाँ पर बोलूँ वी स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और रो से डिवाइड कर दें। रो यहाँ पर कितना है अगर ध्यान से देखें 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3 10 to the power 2 and v can be written as 10 meter per second. So which option is correct? Question number 22 का option B correct है। Let's go for question number 23. A vessel is filled with 2 layers of liquid as shown. A flux velocity can be given by. यहाँ पर कंटेनर दिया हुआ है, यहाँ पर एक ओरिफिस है जहाँ पर वेलोसिटी VE है, यहाँ जो लिक्विड भरी हुई है वो S2 हाइट की जिसकी डेंसिटी ρ2 है, यहाँ पर डेंसिटी ρ1 है, इसकी जो हाइट है यहाँ पर H1 है। यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लिया हमने, सेलेक्ट कर लिया, और एक पॉइंट इसके अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया, दिस इज पॉइंट 2। इन दोनों पे हम बर्नौलिस इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे, इस दोनों पॉइंट पे बर्नौलिस इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे, इसे पॉइंट 2 हमने बोल दिया। अब ध्यान से देखें पॉइंट 1 की बात करें तो पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया P0 प्लस यहाँ पर जो वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म होगा दैट इज हाफ रो। कौन सी लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगी, ρ2 वाली, ρ2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का होल स्क्वायर। सिंस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल आउट हो जाएगी, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का प्रेशर मैं लिख दे रहा हूँ P2 प्लस यहाँ पर जो लिक्विड होगी उस लिक्विड की वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का टर्म हमारा क्या होगा 0 होगा। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स लिखना है हमें, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ P2 माइनस P0, इस 2 को इधर लेकर चले जाए तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई व्हाट ρ2। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें 2 P2 इस पॉइंट का प्रेशर अगर मैं बोलूँ तो कितना होगा, इस पॉइंट का प्रेशर P0 है, सो P0 प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2, इसका मतलब है 2 पॉइंट का जो प्रेशर है वो लिखा जा सकता है P0 प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 माइनस P0 यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइडेड बाई व्हाट ρ2। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, सो P0 से P0 यहाँ पर कैंसिल, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ρ2 से ρ2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बाहर निकाला जा सकता है, g बाहर निकाला जा सकता है, g हमने बाहर कर दिया 2g। यहाँ पर क्या है ρ2 से ρ2 यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा S2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2 इंटू व्हाट H1। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स स्क्वायर इज दिस मच। अगर मैं स्क्वायर यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, सो अंडर रूट व्हाट 2g इंटू व्हाट S2 प्लस ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2 इंटू व्हाट
H1। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पर क्या है S2 प्लस ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2 इंटू H1। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 24। Water is flowing in a venturimeter as shown in the diagram. The cross-sectional area at points A and B are 10 meter square and 6 meter square respectively. The pressure difference at points A and B is 2 atm. Then find out the rate of flow of water at point. Rate of flow of water, यहाँ पर 2 पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस दे दिया गया है, ध्यान से देखें। प्रेशर at A minus प्रेशर at B is equal to 2 atm, that is 2 into 10 to the power 5. इस A पॉइंट का प्रेशर को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि H1 हाइट तक अगर राइज कर रही है तो मैं इस A पॉइंट का प्रेशर लिख सकता हूँ P0 प्लस रो जी H1। A पॉइंट का प्रेशर P0 प्लस रो जी H1। B पॉइंट का प्रेशर अगर ध्यान से देखें, अगर ये S2 हाइट तक राइज कर रही है तो मैं यहाँ पर B पॉइंट का प्रेशर लिख सकता हूँ P0 माइनस रो जी S2। माइनस माइनस अंदर आ गया ये, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 टू द पावर 5। P0 से P0 यहाँ पर कैंसिल। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो रो को अगर मैं बाहर लेकर उधर चला जाऊं तो मैं लिख सकता हूं GH1 माइनस GS2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर फ्लो कर रही है, सो 10 टू द पावर 3। थोड़ा 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2G इंटू वट H1 माइनस S2, एंड दिस कैन बी रिटन एज वट, यहाँ पर 10 टू पावर 3 से 10 टू पावर 2 टाइम में कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 400। अच्छा, हम लोगों ने ये क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमें मालूम है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल होगा। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दैट इज Q, या फिर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका जो फार्मूला होता है वो सभी को मालूम है, A1 A2 अंडर रूट वट 2Z H1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई वट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब A1 A2 क्वेश्चन में दे दिया गया 10 मीटर स्क्वायर एंड 6 मीटर स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 6 दैट इज 60 अंडर रूट 2G H1 माइनस S2 की जगह पर यहाँ पर कितना है 400 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब 100, 6 स्क्वायर मतलब 36, 100 माइनस 36 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8, तो 60 इंटू वट 20 डिवाइडेड बाई वट 8। अगर कैलकुलेट करके देखें तो ये 2 टाइम में, ये 15 टाइम में, ये 2 से 10 टाइम में, और ये कितना हो जाएगा 150। डिस्चार्ज रेट यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी करेक्ट है। इन क्वेश्चन नंबर 25 फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ नीडल विच कैन फ्लोट ऑन वाटर हैविंग सरफेस टेंशन 0.073 न्यूटन पर मीटर, लेंथ ऑफ द नीडल इज 1 सेंटीमीटर। हमें मैक्सिमम वेट पता करना है। तो अगर मान लिया जाए वाटर सरफेस कुछ ऐसा है, इस पे अगर मैं नीडल रख दूं तो नीडल रखेंगे तो हमारा वाटर सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। और ये जस्ट अगर डूबने वाली है, मतलब मैक्सिमम वेट की कहानी जस्ट ये डूबने वाली है, तो कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगेगा SL अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों पॉइंट पे, और नीचे की ओर जो होगा वो हमारा मैक्सिमम वेट होगा। अगर ये जस्ट डूबने वाली है तो मैक्सिमम वेट 2SL के बराबर हो जाएगी। सो मैक्सिमम वेट इज इक्वल टू व्हाट 2SL, 2 इंटू S 0.073 इंटू लेंथ दे दिया गया दैट इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये लिखा जा सकता है 2 इंटू 73 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये 146 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इफ T is the surface tension of a liquid, then energy needed to break a liquid drop of radius R into 64 equal drops. Energy needed to break a liquid drop, एक बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्रेक करते समय जो वर्क की जाती है वही वर्क एनर्जी के बराबर होती है। सो वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा कि एक बिगर ड्रॉप्स को जब n इक्वल ड्रॉप्स में डिवाइड किया जाता है, उस वर्क का फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर इंटू T n to the power 1/3 minus 1. Clear है? Where R is the radius of the bigger drop, T is the surface tension, n is the number of drops in which the bigger drop is divided. So अगर मैं यहाँ पर बोलूँ this is 4 pi R square into T into n बोला गया 64 to the power 1/3 minus 1. इसे मैं लिख सकता हूँ 4 to the power 3 से 3 कैंसिल, मतलब this is 4 minus 1, 4 minus 1 is 3,
3 इंटू 4 मतलब 12 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। सो अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख लें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 27। An air bubble of radius r is formed at a depth h inside the container of soft solution of density rho. If P naught is the atmospheric pressure, then the total pressure inside the air bubble is. यहाँ पर बोला गया एक सॉफ्ट सोल्यूशन है जिसमें यहाँ पर एक बबल है, यहाँ पर प्रेशर आपको मालूम है P नॉट, ये h डेप्थ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा सभी को मालूम है P नॉट प्लस रो जी एच, डेंसिटी दी गई है रो। हमें मालूम है कॉनकेव सरफेस के साइड में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। अगर दो सरफेस फ्री है, दो फ्री सरफेस है तो 40/r ज्यादा होगा और एक सरफेस फ्री है तो 2t/r। जब ये सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर है तो सिर्फ एक ही सरफेस होगा तो 2t/r ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अंदर का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा P नॉट प्लस बाहर का प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच है, बाहर से अंदर का प्रेशर 2t/r ज्यादा होगा। सो अंदर का प्रेशर दिस मच। यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 28। इफ ए लिक्विड नाइदर राइजेस नोर फॉल्स इन ए कैपिलरी, इट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। आपको मालूम होना चाहिए, मान लिया जाए हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, अगर इसमें जो मिनिस्कस जो है अगर वो मिनिस्कस कॉनकेव शेप का होगा तो लिक्विड राइज करेगी, अगर मिनिस्कस कॉन्वेक्स शेप का होगा तो लिक्विड डिप करेगी, डिप कर गई है और यहाँ पर राइज करेगी, ये लिक्विड लेवल है। लेकिन अगर हमारा लिक्विड का लेवल कैपिलरी ट्यूब में अगर फ्लैट होगा तो ना तो राइज करेगी और ना ही डिप करेगी। और जब भी लिक्विड लेवल अगर फ्लैट होगा कैपिलरी ट्यूब में तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा। और हमें मालूम है कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पर लिक्विड लेवल है तो कांटेक्ट एंगल पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ऐसा पॉइंट जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में हो और किसके साथ, ट्यूब के साथ कांटेक्ट में हो। उस पॉइंट से दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड दिस इज, और एक अलोंग द सरफेस ऑफ द ट्यूब एंड विद इन द लिक्विड। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री। सो जब फ्लैट सरफेस होती है तो लिक्विड ना तो राइज करती है ना ही डिप करती है, और उस फ्लैट सरफेस का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Question number 29. A capillary tube of radius 0.2 cm is dipped vertically in a beaker containing water. If the water rises to a height of 5 cm, for which the angle of contact is 60 degree, then surface tension of the water is. यहाँ पर surface tension of water कैलकुलेट करना है। आप समझ लो ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सभी को मालूम है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच आर डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जो आंसर है वो सीजीएस यूनिट में दिया गया है तो सभी को हम लोग यहाँ पर सीजीएस यूनिट में रख लें। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में अगर मैं लिखूं तो लिखा जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितना राइज कर रही है, ध्यान से देखिए 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 5। रेडियस कितना है 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, एंगल दिया हुआ है तो cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितनी होती है, हाफ से ये 2 कैंसिल। 5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू 980। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 980 डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30। देयर इज ए 1 मिलीमीटर थिक layer of glycerin between a plate of area 100 centimeter square and a large plate. If the coefficient of viscosity of glycerin is 1 kg per meter second, then what force in Newton is required to move the smaller plate with a velocity of 7 centimeter per second? फोर्स निकालना है, आपको मालूम है विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इन बिटवीन द लिक्विड लेयर्स, ईटा ए डीवी डिवाइडेड बाई डी वाई। सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। ईटा ध्यान से देखिए 1 दिया गया है, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर -4। डीवी वेलोसिटी ग्रेडियंट जो दिया गया है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, जो प्लेट की वेलोसिटी होगी 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब टॉप लेयर की जो वेलोसिटी है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, बॉटम लेयर की वेलोसिटी कितनी होगी 0। इसका मतलब है डीवी जो है वो 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज 7 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाई डीवाई की बात करूं तो डीवाई जो थिकनेस है दैट इज 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। अब थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन करें।
तो कैलकुलेशन में ध्यान से देखें, ये 10 टू द पावर 2 से ये 10 टू पावर 2 कैंसिल, ये 10 टू पावर -3 से ये 10 टू पावर -1 टाइम में कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाई 10 इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 0.7 न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 31। 27 identical drops of water are falling down vertically in air, each with terminal velocity 0.15 meter per second. If they combine to form a single bigger drop, what will be its terminal velocity? पहली बात तो 27 identical drops, 27 small drops जिसका रेडियस मैंने यहाँ पर बोल दिया स्मॉल r, इसको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया जिसका रेडियस मैंने बोल दिया कैपिटल R। क्लियर है? और बोला गया जो एक सिंगल ड्रॉप है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो पहले अगर मैं इसके रेडियस और इसके रेडियस में एक रिलेशन सेट कर लूँ तो हमें पता चल जाएगा। हमें मालूम है कि अगर दोनों कंबाइन हुए हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया चेंज हो सकता है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू वट 4/3 इंटू पाई आर क्यू। 4/3 से 4/3 एंड पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा ध्यान से देखें, इस साइड में आर क्यू है और यहाँ पर 27 आर क्यू है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 3r। हमें मालूम है जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसकी फार्मूला, उसका जो फार्मूला होता है वो कितना 2r² इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई 9 ईटा होता है। इसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। सो मैं लिख सकता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, ये हमें पहले से मालूम है। सो हम लोग क्या करें कि अगर हमें निकालना है बड़े वाले का टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर r² डिवाइडेड बाय व्हाट स्मॉल r²। कैपिटल R का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 9r² डिवाइडेड बाय r, मतलब ये कितना हो जाएगा 9। सो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बिगर ब्लॉक, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू व्हाट 9 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। 9 इंटू 0.15 क्वेश्चन में दिया गया है, एंड जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.35 मीटर पर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पर विस्कोसिटी ऑफ गैस की बात की जाती है। विस्कोसिटी ऑफ गैस हमेशा टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन अगर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने से घटती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इन ए वर्नियर कैलिपर्स एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन विच 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 मिलीमीटर। मेन स्केल का 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर शुड बी। लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर आपको मालूम होना चाहिए डिफरेंस ऑफ डिविजन्स इन बिटवीन वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? अब डिफरेंस आपको दिख रहा होगा n-1 और वहां पर n, तो उन दोनों का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा n है। 1 मेन स्केल डिवीजन जो दिया गया दैट इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर में हमसे ऑप्शन में पूछा गया है, इसका मतलब है मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 10 n इंटू 10⁻²। 10⁻² मतलब 1 सेंटीमीटर, सो 1 डिवाइडेड बाई 10 n सेंटीमीटर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज, कहाँ पर इमेज बनेगी? अगर हमारे पास मान लिया जाए कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर होगी। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं यहाँ पर बोल दूं कि 40 सेंटीमीटर, दैट इज -40 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पे रखा गया, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा गया। जब ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होती है तो इमेज भी उसी पे बनती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है इमेज की भी साइज वही होती है। सो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन -1 होगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो इमेज फॉर्म होगी 40 सेंटीमीटर पे होगी, रियल बनेगी, और क्या होगी -1 है, इसका मतलब इन्वर्टेड होगी। सो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका तो डायरेक्ट आंसर है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 35। ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस
इन सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव अ शार्प इमेज। तो सबसे पहले जो डेटा दिया गया है वो डेटा देख ले। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया गया 36 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकस जो होगा वो कितना होगा हमारा 18 सेंटीमीटर। एक कैंडल है, कैंडल जिसका साइज बोला गया यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, जो फोकस है वो 18 सेंटीमीटर पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 36 सेंटीमीटर पे है, और जो कैंडल रखा गया है वो 27 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो ध्यान से देखें, ये फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कैंडल रखा गया है। तो पहली बात है, जहां पर इमेज बनेगा वहीं पे स्क्रीन रखना पड़ेगा। तो इमेज का फॉर्मूला लगा लें। सो v इज इक्वल टू हमें मालूम है UF डिवाइडेड बाई व्हाट, U माइनस F। अब ध्यान से देखें, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें कॉन्केव मिरर के साइड में, तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा -27 सेंटीमीटर इंटू फोकस जो है हमारा -18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई व्हाट, U माइनस F, मतलब -27 प्लस यहाँ पर 18। सो यहाँ पर -27 प्लस 18 दैट इज -9, -9 से ये टू टाइम में ये कैंसिल। तो ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली याद रखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखिए तो इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनती है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखे तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और जो इमेज का डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर है तो इमेज का जो डिस्टेंस है 54 सेंटीमीटर, डबल हो जाती है। तो यहाँ पर जो v है हमारा -54 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो -54 सेंटीमीटर पे बनेगी, मतलब 54। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो कितनी होगी। साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन जरूरत है। सो m इज इक्वल टू हमें मालूम है, यहाँ पर ध्यान से देखें m इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -v डिवाइडेड बाई u। v हमें -54, u हमारा -27, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये हमारा हो गया -2, मैग्निफिकेशन हमारा -2 हो गया। एंड दिस इज व्हाट हाइट ऑफ द इमेज divided by what, height of the object. So height of the image can be written as what, -2 into height of the object, that is -5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज फॉर्म होगी -54 सेंटीमीटर पे और जो हाइट ऑफ इमेज होगी -5 सेंटीमीटर, मतलब इन्वर्टेड होगी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 36। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। सारी चीजें फिगर में दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्केव मिरर है, ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से वो कितना 30 सेंटीमीटर है, इसका जो फोकस है वो कितना 20 सेंटीमीटर का, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, कितने एंगल पे, 53 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पता करनी है वेक्टर के फॉर्म में, मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इमेज का पोजीशन पता कर ले। तो इमेज का पोजीशन पता करने के लिए v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। U है हमारा -30, F है -20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20। सो यहाँ पर -30 प्लस 20 ये कितना 10, -10 से -20 टू टाइम में, सो ये कितना हो जाएगा हमारा -60 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन -v डिवाइडेड बाई u। सो यहाँ पर ध्यान से v कितनी है हमारी, v हमारा -60, u कितना है हमारा -30, -60 डिवाइडेड -30 दैट इज 2। सो ये हो जाएगा हमारा -2। अब हमें यहाँ पर पता करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। पता करने के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन पता कर ले। 10 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री की वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इन x डायरेक्शन वो कितनी है 6i कैप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन कितनी है, दैट इज 8g कैप। हमें इमेज चाहिए तो हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। अब यहाँ पर ध्यान से देखें मिरर रेस्ट पे है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन। मिरर की वेलोसिटी 0 है तो डायरेक्टली ये लिखा जा सकता है -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारी 0 है इसलिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। सो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू -m², m की वैल्यू -2 है, स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा -4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन कितनी है 6i, सो 4 इंटू 6i
ये कितना लिखा जा सकता है, दैट इज -24 आई कैप। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन की अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर की वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू लिखा जाता है -m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। सो ध्यान से देखें, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो माइनस यहाँ पर m लिखेंगे, माइनस के साथ ऑलरेडी इसे हम लोग लिख लें यहाँ पर m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। सो m की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -2 इंटू वट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन दैट इज 8, ये कितना हो जाएगा -16 j कैप। क्लियर है? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक्स डायरेक्शन में जो इमेज की वेलोसिटी -24 आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो है -16 j कैप। सो यहाँ पर क्या हो गया, -24 आई कैप -16 j कैप। सो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 37। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट between a plane mirror and a concave mirror facing each other. The distance between the mirrors is 22.5 cm. Plane mirror is placed perpendicular to the principal axis of the concave mirror. The radius of curvature of the concave mirror is 20 cm. If distance of the object from the concave mirror is 15 cm, then find the position of the image formed after two successive reflection. Consider first reflection from concave mirror. क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब फोकस कितना, फोकस हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक मिरर रखा गया है और मिरर का जो डिस्टेंस है कॉनकेव मिरर से वो 22.5 सेंटीमीटर पे है। जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है। अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है तो प्लेन मिरर से 7.5 सेंटीमीटर पे रखा गया होगा। जो पहला रिफ्लेक्शन होने वाला है वो कहाँ से होने वाला है, कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर की वजह से जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, पहले वो निकाल लें, दैट इज UF डिवाइडेड बाई U माइनस एफ। U कितनी, दैट इज -15 इंटू एफ कितनी, -10, -15 प्लस 10, तो ये -5 से ये 2 टाइम में तो कितना -30 सेंटीमीटर पे। मतलब कॉनकेव मिरर की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो 30 सेंटीमीटर पे। ये यहाँ से यहाँ तक फिर 22.5 है तो और 7.5 सेंटीमीटर इधर। मतलब कॉनकेव मिरर की वजह से इमेज यहाँ पर बनने वाली है। इसका मतलब है रे ऐसे जाएगी, ये ऐसे, रे ऐसे जाएगी यहाँ पे, ये ऐसे। इसका मतलब है, ध्यान से देखें, ये अगर 30 सेंटीमीटर पे बनने वाली है तो इमेज जो बनने वाली है वो कहाँ पे बनने वाली थी, 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया इस मिरर के लिए। अब इस मिरर के लिए जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया तो मैं बोलूं कि जितना डिस्टेंस पे इमेज ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनती है, इमेज। तो ध्यान से देखिए, मिरर से इसका जो डिस्टेंस है 7.5, तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 7.5। इसका मतलब है जहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट था उसी जगह पर इमेज का फॉर्मेशन होगा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन तो कॉनकेव मिरर से, दूसरा रिफ्लेक्शन हमारा प्लेन मिरर से, तो यहाँ पर जाके हमारा इमेज फॉर्म होगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। अ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू एयर इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोला गया है जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, मतलब एयर में जा रही है। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमारा इंसिडेंट रे है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ऑब्वियसली रेयरर मीडियम में जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा। यहाँ पर बोला गया है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आधा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 2i। अब यहाँ पर बोला गया फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ म्यू। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें मालूम है यहाँ पर लिखा जा सकता है म्यू साइन आई इज इक्वल टू वट, 1 इंटू साइन आर। आई के जगह पर मैं r/2 लिख सकता हूँ। आई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, r/2। सो म्यू इंटू साइन r/2 इज इक्वल टू, साइन r को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन r/2 इंटू कॉस r/2। साइन r/2 से साइन r/2 कैंसल, म्यू डिवाइडेड बाई 2, मतलब कॉस r/2 कैन बी रिटन एज म्यू डिवाइडेड बाई 2। कॉस इनवर्स, इसका मतलब r इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस इनवर्स म्यू डिवाइडेड बाई 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 39। अ रे इंसिडेंट एट 45 डिग्री
on one of the refracting surface of a prism of angle 60 degree suffers a deviation of 55 degree. What is the angle of emergence? ये तो बहुत सिंपल सा है. एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस A. आपसे E पूछा गया है, सो E इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? एंगल ऑफ डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल माइनस I. एंगल ऑफ डेविएशन क्वेश्चन में दे दिया गया है, दैट इज 55 डिग्री. प्रिज्म एंगल 60 डिग्री माइनस 45. इसका मतलब है यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री. सो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा? 70 डिग्री. सो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 40. अ टैंक इज फिल्ड विथ लिक्विड टू अ हाइट ऑफ 20 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 15 centimeter. What is the refractive index of the liquid? यहाँ पर ध्यान से देखें कि मान लिया जाए कंटेनर है, इसमें एक नीडल रखा गया है बॉटम पॉइंट पे यहाँ पर, और यहाँ पर जो लिक्विड भरी हुई है वो कितने सेंटीमीटर तक भरी हुई है? 20 सेंटीमीटर तक भरी हुई है. इसका जो एपरेंट हाइट, ऑब्वियसली जब ऊपर से देखा जाएगा तो इसकी जो हाइट होगी या जो डेप्थ होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी. इसे मैं बोल सकता हूँ डी डैश. और ये हमारा क्या है? एक्चुअल डेप्थ है, ये हमारा डी है. सो हमें पहले से मालूम है जो डी डैश होती है वो डी डैश इज इक्वल टू क्या होती है? डी डिवाइडेड बाई म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया, सो डी डिवाइडेड बाई डी डैश. डी हमारा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर डी डैश जो दिया गया है 15, दैट इज व्हाट? 4 डिवाइडेड बाई 3. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 40 का सी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 41. A prism of refractive index mu and angle A is placed in the minimum deviation position. If the angle of minimum deviation is A, then the value of A in terms of mu is. हमें पहले से फार्मूला मालूम है, mu is equal to क्या होता है? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट? साइन A बाई 2. डेल्टा मिनिमम भी बोल दिया गया A के बराबर है, तो डेल्टा मिनिमम की जगह पर अगर मैं A रख लूँ तो ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो 2A डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइन A. मैं यह लिख सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू व्हाट? साइन A को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट? साइन A बाई 2. ध्यान से देखें, साइन A बाई 2 से साइन A बाई 2 कैंसिल, म्यू बाई 2 इधर. इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2. क्लियर है? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 42. फाइंड आउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज. डायग्राम में सारी चीजें मेंशन की गई है. क्वेश्चन नंबर 42 में u जो है दैट इज -30 सेंटीमीटर, r1 जो दी गई है दैट इज 20 सेंटीमीटर, r2 है 30 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया गया है दैट इज 1.5. हमें पोजीशन पता करना है इमेज का. सो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ म्यू माइनस 1 इंटू वट? 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. 1 बाई वी माइनस यहाँ पर अगर -30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 30. ये 1.5 माइनस 1 0.5. यहाँ 1 बाई R1 मतलब 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 30. तो ध्यान से देखें ये 0.5 इंटू ये हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 30. 10 से 10 कैंसिल, 30 इंटू 2 60. इसे मैं 1 बाई 2 लिख सकता हूँ, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 120. इसका मतलब 1 बाई वी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 120 माइनस 1 बाई 130. इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेट करूँ दैट इज़ 120, यहाँ पर 1 माइनस 4, इसका मतलब है -3 डिवाइडेड बाई 120 एंड दिस इज़ व्हाट? -1 बाई 40. इसका मतलब v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -40. इसका मतलब अगर v नेगेटिव आ गया इसका मतलब वर्चुअल बनेगा. क्लियर है? और -40 आ गया मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगा. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 43. अ क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25. A parallel beam of light incident on it will converge to a point. The distance of this point from the center will be. एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है. जहाँ पे ये कन्वर्ज करेगी वहाँ सेंटर से डिस्टेंस पूछा गया है. सो अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो u है वो कितनी हो जाएगी? -इन्फिनिटी. अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जब यहाँ से यहाँ तक लाइट जा रही है तो इसे हम फर्स्ट मान लें और इसे हम सेकंड मान लें.
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है दैट इज 1.25 इस मीडियम का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है दैट इज 1.5। क्लियर है? और इसका जो रेडियस दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया, r दे दिया गया। फार्मूला लगा लें यहाँ पर, μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू व्हाट, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। ये लगा ले। अब ध्यान से देखें, μ2 की अगर मैं बात करूं तो μ2 इसके लिए क्या हो गया, मीडियम, ये जहां से लाइट जा रही है उसे मीडियम 1 माने, जहां पे लाइट एंटर कर रही है उसे मीडियम 2 माने। सो मीडियम 2 कितना हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई v। अच्छा u जो है वो माइनस इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दें। μ2 माइनस μ1 दैट इज 1.5 माइनस 1.25, इसका मतलब है 0.25 डिवाइडेड बाई r। 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 मतलब 1/4 r। दिस इज 1/4 r मतलब v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 6r। ध्यान से देखें, और हमें मालूम है, ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पोल से इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस है 2r। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ 2r है, लेकिन ये कहाँ पर बन रही है, इमेज 6r पे बन रही है, मतलब यहाँ से और 4r के डिस्टेंस पे, मतलब लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे कन्वर्ज करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, इस साइड में भी रिफ्रैक्शन होगा, तो फिर से एक बार और लगाना पड़ेगा इक्वेशन। लेकिन अब ये हमारा मीडियम 1 हो जाएगा और ये हमारा मीडियम 2 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखें, ये पोल है और इस पोल से अब जो हमारा, ध्यान से देखें, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ से 6r डिस्टेंस पे है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 4r है, मतलब जो u है वो हमारा 4r है। u हमें पता चल गया दैट इज 4r। और जो रेडियस है, अब ध्यान से देखें, लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब रेडियस को अब -r लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें, फिर से इक्वेशन में वही लिख रहा हूँ। सो μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। सारी चीज़ पोलैरिटी के साथ रखें। अब जो μ2 है वो हमारा कितना है 1.25, मतलब इस मीडियम में जा रही है 1.25। सो 1.25 डिवाइडेड बाई v माइनस यहाँ पर जो है दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई u जो लिखा जाएगा दैट इज 4r। ये हमने लिख लिया। एंड दिस इज μ2 माइनस μ1, μ2 कितना 1.25 माइनस 1.5, इसका मतलब माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो r है, अब क्या होगा, r यहाँ से लाइट इधर जा रही है, इसका मतलब r जो होगा वो अब क्या हो जाएगा हमारा -r, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4r, ये माइनस है, इसको इधर लेकर चला जाऊँ, 1.25 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 1/4r प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 4r। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 2.5 डिवाइडेड बाई 4r एंड दिस इज 1.25 डिवाइडेड बाई v। 1.25 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, मतलब v इज इक्वल टू कितना 2r। मतलब इस पोल से कितने डिस्टेंस पे अब ये फॉर्म हो रही है, दैट इज 2r डिस्टेंस पे। मतलब ध्यान से देखें, ये 2r डिस्टेंस पे, मतलब इमेज यहाँ पर कन्वर्ज कर, यहाँ पर लाइट कन्वर्ज करेगी। अगर लाइट यहाँ पर कन्वर्ज करेगी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी हो गई 2r डिस्टेंस हो गई, और यहाँ से सेंटर से पूछा गया मतलब कितने डिस्टेंस पे 3r डिस्टेंस पे, मतलब प्लस 3r डिस्टेंस पे। सो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 44। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस in simple microscope is 5 cm. What will be its magnifying power if image formed at least distance of distinct vision? So magnifying power m is equal to 1 plus d divided by f. बहुत सिंपल सा है, 1 plus d डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ हमारा 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो यहाँ पर कितना है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। अच्छा, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आपको मालूम है इन दोनों का फोकल लेंथ है, ऐड कर दो दैट इज 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ये तो है। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस माइनस के साथ, तो मैं यहाँ पर बोलूँ 144 डिवाइडेड बाय व्हाट 6 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट -24। इसका मतलब -24 और ये हमारा कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी क्या है हमारे लिए करेक्ट है। सो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।
मिलेंगे फिर नेक्स्ट डिस्कशन में. सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम.